वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस लेवल थ्योरी पेपर 1 का इमोशन चैप्टर है। इमोशन से हम सभी परिचित हैं, हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ इमोशन। तो इमोशन के आकाश में डुबकी लगाने से पहले मैंने आपसे पूछा था क्लास में लेक्चर के टाइम पे कि अभी राइट नाउ आप क्या फील कर रहे हो। तो आपकी मिक्स रिस्पॉन्सेज आए थे कि मैम मैं सरप्राइज़ फ़ील कर रही हूँ, किसी ने कहा था बहुत क्यूरियस हूँ, किसी ने कहा था कि हैप्पी हूँ, है ना। इस तरह के मिक्स रिस्पॉन्सेस थे। तो वो तो हुई क्लास की बात। अभी मैं बताती हूँ आपको कि इमोशंस जो हैं वो अपने आप में सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी लाइफ है जिसके साथ हम जीते हैं। इमोशन यानी कि हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्सपीरियंसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। इमोशंस गाइड आवर बिहेवियर, इन्फ्लुएंस आवर थिंकिंग और हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करती हैं। जब हम हैप्पी हैं, सैड हैं, टायर्ड हैं, स्केयर्ड हैं, एंग्री हैं, नर्वस हैं, शाई हैं, एक्साइटेड हैं, बोर्ड हो रहे हैं, सिली सा फील कर रहे हैं, वरिड हैं या सिक हैं या डर में होते हैं, तो ये इमोशनल स्टेट्स हमारे बॉडी और माइंड दोनों को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। तो जो हमारे इमोशंस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कैसे सोचें, हम कैसे बिहेव करें, हम कैसे सामने वाले से या दूसरे अदर पर्सन से कनेक्ट करें। इवन हम जब मोरल डिसीजंस ले रहे होते हैं तो भी जो हमारी इमोशंस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तभी तो मोस्टली आपने देखा होगा जो इमोशनल पर्सन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मोरल डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल नहीं होते वो। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर व्हाट इमोशंस आर, इमोशंस क्या हैं, वाई वी फील दैम, हम इनको क्यों फील करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये भी जान पाएंगे कि कैन ट्रांसफॉर्म आवर रिलेशनशिप्स, इसको जानने की वजह से क्या हमारे रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, हमारी हेल्थ, हमारी पर्सनल ग्रोथ भी ट्रांसफॉर्म हो रही है कि नहीं। तो बेसिकली जो इमोशंस हैं, इमोशन का एक्रोनिम देखिए मैंने कैसे बनाया है, एनर्जी मूविंग आउटवर्ड। एनर्जी जो है हमारे अंदर, ई फॉर एनर्जी, M for moving, O for outward, T for through, I for inner, O for observation and for naturally। यानी कि ऐसी एनर्जी जो मूव कर रही है आउटवर्ड, थ्रू किसके, इनर ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने नेचुरली किया है। दिस एक्रोनिम रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट इमोशंस आर इंटरनल एनर्जीज, ठीक है, जो किसकी वजह से राइजेस हो रही है, हमारे खुद के परसेप्शन और एक्सपीरियंसेस की वजह से, एंड दे मूव थ्रू अस, ठीक है, ऑफन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ आउटवर्डली, किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के थ्रू। और ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कैसे हो सकते हैं, हम हैप्पीनेस दिखा सकते हैं, सैडनेस दिखा सकते हैं, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज, इस तरीके से हम अपने इमोशंस को शो करते हैं। एटिमोलॉजिकल जो ओरिजिन है, तो उसमें जो ओरिजिन हुआ था इमोशन वर्ड का, वो बहुत ही, ये जो कॉन्सेप्ट है इमोशन का बहुत ही रिच है, इसका हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक रूट बहुत ही रिच हैं, बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो मेन चीज़ है वो कहती है कि जो इमोशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड इमोवियर से बना है। ई मीन्स आउट एंड मोवियर मीन्स टू मूव। सो इमोशन लिटरली मीन्स टू मूव आउट, टू स्टिर अप, यानी कि हिला देना या उत्तेजित कर देना, दैट इज कॉल्ड द इमोशन का लिटरल मीनिंग है। दिस रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट इमोशन मूव अस इनटू एक्शन, ठीक है, मूव अस इनटू एक्शंस। इमोशन एनर्जाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं हमारे बिहेवियर को। ये जो टर्म है जब एंटर हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में इन द अर्ली 17th सेंचुरी में, तो इनिशियली इसको रिफ़र किया गया था फिजिकल डिस्टर्बेंस के फॉर्म में, एजिटेशन के फॉर्म में, लेकिन बाद में इसको डिनोट किया जाने लगा मेंटल स्टेट और फीलिंग के टर्म में। कॉन्सेप्चुअल ऑरिजिन की बात करें तो फिलोसफिकल रूट में अरिस्टो और प्लेटो आते हैं, जिन्होंने इसको पैशन और वर्च्यू के टर्म में बताया, और बताया कि दे सा इमोशन एज इन्फ्लुएंशियल फोर्स के रूप में उन्होंने देखा, दैट कुड ईदर डिसरप्ट करता है रेशनल थॉट को हमारे, या फिर वो सपोर्ट करेगा हमारी मोरल रीजनिंग को। वहीं पे अगर हम रिलीजियस और कल्चरल व्यूज़ की बात करें तो इन मैनी रिलीजियस ट्रेडिशन इमोशन वर लिंक्ड विथ मोरल करेक्टर।
आपने बहुत सारे मोरल कैरेक्टर्स देखे होंगे, बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ी होंगी, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे, उसमें मोरल कैरेक्टर को देखिए आप पॉजिटिव इमोशन से लिंक्ड होता है, लाइक लव कंपैशन के फॉर्म में, और उसको हम कंसीडर करते हैं वर्च्यू के फॉर्म में। और अगर निगेटिव करेक्टर है या निगेटिव वन है जैसे कि, तो उसमें एंगर एनवी ज़्यादा आपको देखने के को मिलेगा, और वह सीन एज टेम्पटेशन, लोभ, ठीक है, लालच, इसके फॉर्म में हम देख सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी जो हुई 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी, तो साइकोलॉजिस्ट जो थे विलियम जेम्स और डार्विन ने सिस्टमेटिकली स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था इमोशंस पे। डार्विन ने एम्फसाइज किया था इवोल्यूशनरी फंक्शन के फॉर्म में, इवोल्यूशनरी फंक्शन के फॉर्म में वो इमोशन को देख रहे थे और इस पर रिसर्च कर रहे थे। वहीं जेम्स ने फोकस किया था फिजियोलॉजिकल बेसिस के फॉर्म में, वहीं से सारी थ्योरीज निकल के आई हैं। दे प्रपोजिंग दैट बॉडीली रिएक्शंस प्रीसीड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। अब ये देखिए एक चार्ट जो मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था। अब इसमें कॉलम 1 जो है आपका, उसमें थ्योरिस्ट आ रहे हैं। ईच रो लिस्ट अ मेजर थ्योरिस्ट और रिसर्च टीम। दीज आर अरेंज क्रोनोलॉजिकली एंड कंसेप्चुअली, ठीक है, और यू कैन प्रेजेंट ईच थ्योरिस्ट विद अ 1 लाइन बैकग्राउंड, ठीक है। आपको जब भी ऐसा चार्ट देखने को मिले तो आप इसको 1 लाइन बैकग्राउंड के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे प्लिटचिक हैं, उनको आप बता सकते हो, नोन फॉर द इमोशन व्हील और इवोल्यूशनरी मॉडल के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, फेमस थे। अर्नोल्ड जो थे लिंक्ड इमोशंस विथ एक्शन टेंडेंसीज के फॉर्म में बहुत पॉपुलर रहे हैं। एकमैन थे जो, ठीक है, या को इनके साथ में जो रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, वो स्टडी किया था उन्होंने यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन का। और इसके बाद में जो फ्रिजडा हैं, उन्होंने फोकस किया था एक्शन रेडीनेस को। ग्रे ने प्रपोज किया था न्यूरोलॉजिकल सिस्टम टाइड टू इमोशन। इजार्ड ने प्रपोज किया था हार्ड वायर्ड इमोशन इन इन्फेंट में इन्होंने ये स्टडी कर रहे थे। वहीं जेम्स ने इमोशन एज बॉडीली रिस्पॉन्सेज के फॉर्म में स्टडीज़ अपनी चालू रखी थी। वहीं मैकडूगल जो थे, इन्होंने इमोशंस बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट के फॉर्म में देखा। मॉवरे ने प्रपोज ओनली 2 इमोशंस, पेन एंड प्लेजर को देखा। वहीं पे ओटले एटॉल ने इमोशंस एज कॉग्निटिव प्रोग्राम्स के रूप में देखा। पैंक ने न्यूरो साइंटिफिक अप्रोच अपनाया था। वही टॉमकिंस ने इमोशंस टाइड टू न्यूरल फायरिंग पैटर्न के रूप में देखा था। वॉटसन ने बिहेवियरिस्ट अप्रोच दिया था, आप सबको पता है। इन्होंने इमोशन एज अनलर्न रिस्पॉन्सेज बताया। और वीनर ने एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ इमोशन दिया था। तो इस तरीके से आपको एक एक लाइन में सबका कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। वहीं कॉलम 2 की अगर हम बात करें तो बेसिक इमोशंस को आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पे दिस कॉलम शोज द इमोशन लिस्ट प्रपोज बाय ईच थ्योरिस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। कॉमन इमोशन अक्रॉस थ्योरिस्ट आप देख रहे होगे, फियर, एंगर, सैडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, डिस्गस्ट एंड सरप्राइज है। वहीं पे अगर इकमैन का देखोगे तो प्रपोज उन्होंने किए थे 6 बेसिक इमोशन को, जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल थे थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। वहीं पे प्लिटचिक ने सजेस्ट किया था 8 प्राइमरी इमोशंस को, ऐसे ही बाकियों का भी है। कॉलम जो 3 है वहाँ पे बेसिक्स ऑफ इंक्लूजन दिया गया था, मतलब कि दिस इज क्रूशियल, ईच थ्योरिस्ट यूज्ड अ डिफरेंट क्राइटेरिया टू जस्टिफाई देयर लिस्ट, ठीक है, कि मतलब क्या बेस है उसका, व्हाट इट मीन्स एंड एग्जाम्पल दिया गया था। जैसे बेसिस था इन्होंने दिया है प्लिटचिक ने बायोलॉजिकल एडॉप्शन, इसका मतलब ये था कि इमोशंस इवॉल्व फॉर सर्वाइवल। वहीं पे अगर अर्नोल्ड ने बताया है एक्शन टेंडेंसीज को, तो इसका मतलब है इमोशंस प्रिपेयर अस फॉर एक्शन। एकमैन ने बताया कि यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि इमोशन सीन इन ऑल कल्चर्स। फ्रिजडा ने बताया जैसे कि फॉर्म्स ऑफ एक्शन रेडीनेस, तो इसका मतलब था इमोशंस गाइड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। इजार्ड का जो था हेड हार्ड वायर्ड का था, तो इसका मतलब था प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बायोलॉजिकली बिल्ट इन, बर्थ से ही प्रेजेंट रहते हैं, बायोलॉजिकली बिल्ट इन होते हैं हमारे अंदर। जेम्स ने बताया था बॉडीली इन्वॉल्वमेंट को, तो इमोशंस अराइजेस फ्रॉम फिजिकल रिएक्शंस के फॉर्म में। मैकडूगल का था इंस्टिंक्ट की बात की थी, मैकडूगल का नाम बहुत जुड़ा हुआ है इंस्टिंक्ट से, तो मतलब कि टाइड होते हैं, टाइड टू इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स। और मॉवरे ने अनलर्न की बात की थी, डू नॉट रिक्वायर प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, अनलर्न होते हैं। ऑटले ने जैसे बात की नो प्रपोजिशनल कंटेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि नॉट नेसेसरली अबाउट थॉट्स और बिलीव्स। टॉमकिंस ने इंटेंसिटी ऑफ न्यूरल फायरिंग की बात की है, इसका मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ न्यूरल पैटर्न्स। वीनर और ग्राहम ने कहा था कि एट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि कैन अकर विदाउट असाइनिंग कॉज। तो ये इसकी मीनिंग्स हैं जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसा चार्ट में दिया है वही चीज़ आपको बतानी है, बस इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए।
अब कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इमोशन पढ़ रहे हो तो आपको इमोशन एक्टिविटीज़ भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे इमोशन व्हील एक्टिविटी मैंने दी थी, क्योंकि वैसे तो बहुत ही पॉपुलर इमोशन व्हील दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप किसी स्कूल में जा रहे हो, स्कूल काउंसलर की जॉब के लिए जा रहे हो, या सिर्फ काउंसलर की जॉब के लिए जा रहे हो, या कम्युनिटी सेंटर्स में जा रहे हो, ठीक है, और या फिर डेटा कलेक्शन के लिए भी जा रहे हो, और वहाँ पे आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट कर जाओ, तो पहले तो वार कहाँ करेंगे, इमोशन पे वार करेंगे। तो इमोशन आपको पॉजिटिव इमोशन उनको अराइज करना पड़ेगा, और वो आप कैसे कर सकते हो, उनके निगेटिव इमोशंस को रिमूव करके और उनके साथ कुछ पॉजिटिव मेमोरीज़ को क्रिएट करेंगे, तो पॉजिटिव इमोशंस अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो इमोशन व्हील एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इसका गोल ही ये है कि आप आइडेंटिफाई करें और लेबल करें इमोशंस को, कैसे कि यूज़ करें कि इमोशन व्हील आपके पास होना चाहिए, जैसे कि प्लुटचिक का था, पर प्लुटचिक का जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, और ये बहुत ही जो मैंने दिया है वो सिंप्लीफाइड वर्जन है। ऐसे ही आप अपना बना सकते हो। आपको पार्टिसिपेंट को बोलना है कि टू पॉइंट टू और सेलेक्ट एन इमोशन दे हैव फील्ड रिसेंटली। अभी आप राइट नाउ जो भी फील कर रहे हो उसको आप क्या करो, सेलेक्ट करो, या फिर आपका जो व्हील होना चाहिए वो थोड़ा मूविंग व्हील होना चाहिए, जिससे वो घुमा के जो एरो है आई फील काम पे जैसे देख रहे होगे ये एरो गया है, तो वो घुमा के उस पर ला सकें। फिर आपको डिस्कस करना है इंटेंसिटी क्या है उस इमोशन की, एनॉयड है, एंग्री है, फ्यूरियस है, इस तरीके से इंटेंसिटी देखना है, ठीक है। एग्रेशन अपने आप में बहुत हाई इंटेंसिटी है, एग्रेशन है, एंगर है, ठीक है, ठीक है, या एनॉयड है, क्या है, इंटेंसिटी भी पता करनी चाहिए आपको। ये प्लुटचिक का जैसा व्हील है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप सिंपल व्हील यूज़ करोगे तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जो सेकंड है एक्टिविटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है फीलिंग जर्नल की, जिसका गोल होता है इनहेंस करना इमोशनल अवेयरनेस को एंड रिफ्लेक्शन को। कैसे कर सकते हैं आप अपना एक पहले बच्चे बहुत करते थे कि एक डायरी मेंटेन करते थे, उसमें डेली की अपनी रूटीन लिखते थे कि आज क्या हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ। वो बहुत ही अच्छा तरीका था अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करके रखने का, उसके साथ जो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, या जो नेगेटिव से भी सीखा है उसको भी लिखते थे। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो फिर आप एक ई जर्नल भी अपनी फ़ोन में रख सकते हो। लोगों को ये सजेस्ट कर सकते हो कि आप इमोशन का ई जर्नल बना लो, या खुद बनाओ ऐप और क्रिएट करके बाकी अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। और करना क्या है, आपको डेली वीकली जर्नलाइजिंग करनी है उसमें। और क्या करना है, व्हाट इमोशन वॉज फेल्ट, क्या क्या फील किया था आपने, क्या आपको ट्रिगर करता है, हाउ वॉज इट एक्सप्रेस्ड और मैनेज, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे मैनेज कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर इमोशन को, व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस जर्नल में होनी चाहिए, तभी आप सिचुएशन को परफेक्टली समझ पाओगे और इमोशन को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से पेजेस होते हैं जर्नल के। नेक्स्ट है नेम इट टू टेम इट, माइंडफुलनेस टेक्निक है बेसिकली, कि जैसे मैं तुम लोग को लेक्चर के दौरान बताया था कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अभी पिछली स्लाइड पे आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किस तरह के कलर्स थे, कितने वर्ड्स लिखा था, तो आप में से बहुत ही कम बच्चे बता पाए थे। आप ऐसा कोई भी नहीं था जो परफेक्टली जिसने पूरा बताया हो। क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम लोग माइंडफुलनेस नहीं अपनाते हैं, ठीक है। कहीं पे भी गए तो हम पूरी तरीके से उस मोमेंट में होते ही नहीं हैं, ठीक है। या अभी खुद भी देख लो, सुन रहे हो अभी मेरा लेक्चर, तो भी सुन देख लो कि अभी पिछली बार जो स्लाइड अभी तुरंत ही बीती है, उसमें कितनी क्या चीज़ें थी, क्या आपको याद है? नहीं याद होंगी, है ना। और याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस पर ट्राई करिए, एफर्ट करिए कि अपनी माइंडफुलनेस को आप बढ़ाएं। जिस टाइम आप जिस मोमेंट में जहाँ पे हैं उसमें अपना 110% दीजिए, चाहे वो खाना हो, सोना हो, चाहे कोई भी प्रोडक्टिव वर्क हो, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो, आप अपना 110% दीजिए। देखिए आपकी मेमोरीज़, आपकी इमोशंस बहुत परफेक्टली वर्क करने लगेंगे। तो वही काम है इस टेक्निक का, नेम इट टू टेम इट, मतलब कि माइंडफुलनेस टेक्निक है। इसका गोल है इमोशनल रेगुलेशन थ्रू माइंडफुलनेस। हाउ, कैसे, व्हेन ओवरवेल्म्ड, जब आप ओवरवेल्म फील करें तो पॉज एंड नेम द इमोशन, ठीक है। जब भी आपको ओवरवेल्म फील हो रहा है तो आप पॉज कर जाइए, रुक जाइए, ठहर जाइए थोड़ा सा, एंड नेम द इमोशन। जैसे कि आई फील एंशियस, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, उसी टाइम रुक जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करिए और ग्राउंडिंग टेक्निक्स अपनाइए, ठीक है, जैसे मैंने क्लास में बताई थी, और आपकी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी,
अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में बहुत डिटेल में इन एक्टिविटीज़ की बात की थी, एक्टिविटीज़ कराई भी थी, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपको आपका लेक्चर का जो मेन पार्ट है वो मिल जाए। तो रही बात अब थ्योरीज़ की, तो थ्योरीज़ में हम लोगों को 3 थ्योरीज़ बेसिकली पढ़नी है जो कि आपकी सिलेबस में है। पहला है जेम्स लेंस थ्योरी। जेम्स लेंस थ्योरी यानी कि जो कहती है कि इमोशन अराइजेस फ्रॉम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। कैनन बार्ट बोलते हैं साइमल्टेनियस होता है एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन का, फिजियोलॉजिकल चेंजेस का, है ना। और स्केटर-सिंगर कहते हैं कि रोल ऑफ अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट, तभी जाके हमें क्या होता है, इमोशन फील होता है। अब हम पहली थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि थ्योरी ऑफ इमोशन क्या कह रही है। ये थ्योरी कहती है कि हम पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस महसूस करते हैं फिर इमोशन को। अगर हार्ट तेज़ी से धड़कता है तो हम डर महसूस करते हैं, ठीक है। ये विलियम जेम्स ने दी थी और कार्ल लेंज ने दी थी, इसलिए जेम्स लेंज थ्योरी कहा गया है। सजेस्ट दैट अ स्टिमुलस कॉज फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड देन द ब्रेन इंटरप्ट्स दैट दिस अराउजल एज अ स्पेसिफिक इमोशन। हमने एक डियर देखा, हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, यू फील फियर बिकॉज योर हार्ट इज़ रेसिंग, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या था, डिफरेंट इमोशन कैन प्रोड्यूस सिमिलर बॉडी रिस्पॉन्सेज। डिफरेंट इमोशंस एक ही तरीके का रिस्पॉन्स डेवलप कर देते हैं। नॉट ऑल इमोशंस रिक्वायर अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो पहले इवेंट होगा, अराउजल होगा, देन इंटरप्रिटेशन होगा, फिर हमें इमोशन फील हो जाएगा। इसकी एक्टिविटी मैंने तुम लोग को बताई थी, इमोशन इन मोशन, ठीक है। इमोशन तभी फील होगा जब मोशन होगा। फील करोगे देन टू नो इट, फील इट टू नो इट, फील करना पड़ेगा तभी आप इसको जान पाओगे, ठीक है। ये हमने इस एक्टिविटी का नाम दिया था। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कोर आइडिया ऑफ द जेम्स लेंस थ्योरी दैट बॉडीली अराउजल प्रिसीड्स द इमोशन एक्सपीरियंसेस। इसको अगर आपको करवाना है इस थ्योरी को कि भाई जेम्स लेंज की जो थ्योरी है वो आप प्रैक्टिकली आप समझा पाओ बच्चों को, तो आपको ये मटेरियल नीडेड होगा कि इमोशन सिनेरियो कार्ड्स हों आपके पास कुछ तरीके के, ठीक है। कुछ इमोशनल सीन हों या वैसे जो स्माइली वाले कार्ड्स हों वैसे कुछ कार्ड्स हों, या एक वाइट बोर्ड और चार्ट पेपर होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, कुछ सिंपल प्रॉप्स होने चाहिए रोल प्ले करने वाले, ठीक है। क्लास में मैंने इस एक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट है कैनन बार्ट थ्योरी। कैनन बार्ट थ्योरी कहती है कि इमोशंस एंड बॉडली रिएक्शन अकर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, इमोशनल फीलिंग और बॉडली रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर करते हैं, ठीक है। यू सी अ बियर, यू फील फियर, योर हार्ट रेसेस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये जो है कैनन बार्ट की थ्योरी है, अराउजल और इमोशन दोनों साथ साथ होंगे किसी इवेंट के बाद। इसमें क्या एक्टिविटी का नाम था, डबल रिस्पॉन्स ड्रामा। इसका ऑब्जेक्टिव था टू डेमोन्स्ट्रेट द इमोशनल एक्सपीरियंस एंड फिजिकल रिएक्शंस हैपन एट द सेम टाइम, नॉट वन आफ्टर द अदर, ठीक है। इसमें भी आपको अगर इस एक्टिविटी को क्लास में कराना है, किसी को समझाना है, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, सिनेरियो स्लिप्स होनी चाहिए, स्टॉप वॉच और टाइमर होना चाहिए, चार्ट पेपर और मार्कर्स होने चाहिए। और अगर थोड़े से सिंपल प्रॉप्स अगर इकट्ठा करके रखोगे ही, जैसे एक डॉक्टर रखता है अपने पास एक अपने बॉक्सेस में, वैसे अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते वो सब रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना। ये भी एक्टिविटी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी, इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ के इस चीज़ को समझ पा रहे थे। नेक्स्ट है स्कैटर-सिंगर थ्योरी, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। इमोशन इक्वल टू अराउजल प्लस कॉग्निटिव लेवल, इसको स्कैटर सिंगर ने दिया था। इन्होंने एम्फेसाइज किया था फिजियोलॉजिकल अराउजल इज इंटरप्रेटेड कॉग्निटिवली टू आइडेंटिफाई इमोशंस। मतलब कि आपका अगर हार्ट रेसेस है, यू थिंक दिस मस्ट बी फियर बिकॉज आई एम इन डेंजर एंड यू फील फियर। इस थ्योरी में इमोशन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन या कॉग्निटिव लेबलिंग पे, ठीक है। और जो स्कैटर-सिंगर की जो थ्योरी है, जिसे हम 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हैं, 1962 में स्कैटर और सिंगर ने ही प्रस्तुत की थी। इसका सन याद रखिएगा। यह इमोशन की एक कॉग्निटिव थ्योरी है जो ये मानती है कि इमोशन का अनुभव 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो फिजियोलॉजिकल अराउजल, दूसरा कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन या कॉग्निटिव लेबलिंग पे।
ठीक है। और इसका एक की कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी स्टिमुलस का सामना करता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में अराउजल होता है, यानी कि उसका दिल धड़कने लगा, उसका दिल की धड़कन तेज हो गई, स्वेटिंग होने लगी। लेकिन सिर्फ अराउजल से इमोशन डिफाइन नहीं हो जाएगा ये इमोशन है। व्यक्ति उस अराउजल को सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इंटरप्रेट करेगा पर्सन, और उसी से वह कोई स्पेसिफिक इमोशन को फील करेगा। तो ये जो थ्योरी है 2 फैक्टर प्रोसेस है, यानी कि पहला अराउजल हुआ, यानी कि शरीर में चेंजेस हुए, जैसे एड्रेनलाइन रिलीज़ हुआ, और कॉग्निटिव लेवल हुआ दूसरे उस पर, यानी कि उसकी माइंड ने उस अनुभव को पहचाना और उसे एक नाम दिया कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं डर गया। ठीक है। मान लीजिए कि आप रात में अकेले अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं और पीछे से कोई आहट आती है और आपका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है, तो ये फिजियोलॉजिकल अराउजल हो गया। आप सोचते हैं कि शायद कोई पीछा कर रहा है, तो कॉग्निटिव अप्राइजल हो गया। आप डर महसूस करते हैं, यानी कि इमोशन इज़ फियर, तो फिर ये क्या है, स्कैटर सिंगर की थ्योरी है। तो अब मान लीजिए वही दिल की धड़कन किसी पार्टी में हो रही है और आपके सामने आपका कोई भी बहुत ही अच्छा फ्रेंड आ जाता है और आप इसे एक्साइटेड या नर्वस की तरह लेबल करेंगे, तो ये भी क्या हो रहा है, इमोशन डेवलप हो रहा है। और ये स्कैटर सिंगर की थ्योरी यहाँ पे प्रूव कर रही है आपके इमोशन को कि इस तरह इमोशन अराइज हो रहा है। इस जो थ्योरी है इसके लिए हम लोगों ने जो एक्टिविटी पढ़ी थी वो था लेबल द फीलिंग। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेके हम लोग चल रहे थे वो क्या था, टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन शेप इमोशन एक्सपीरियंस इवन व्हेन द फिजियोलॉजिकल अराउजल इज द सेम। मटेरियल नीडेड क्या था, इसमें सिनेरियो कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, टाइमर और स्टॉप वॉच होनी चाहिए, हार्ट रेट और स्ट्रेस क्यूज होने चाहिए कि मतलब कुछ हमें पता चले, कुछ ऐसे प्रॉप्स होने, कुछ नॉइज़ हम कर दें बहुत तेज़ी से नॉइज़, या कभी आपने देखा है कि कोई आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फ़नी सा आप दिखा रहे हैं उसके बाद ही कुछ एक ऐसा एकदम डरावना सा चेहरा आ जाए, तो क्या होता है, दिल धड़कने लगता है। तो ऐसा कुछ अगर प्रॉप्स भी रखो आप तो भी बहुत ईजी हो जाएगा इमोशन को डेवलप करना। और इमोशनल चार्ट अगर आप रखें लाइक फियर, एक्साइटमेंट, एंगर, अभी जैसे मैंने आगे दिखाए थे, ठीक है, या इस तरीके के चार्ट भी रखेंगे लेबलिंग वाले, तो भी ईजी हो जाएगा इस एक्टिविटी को करना। आगे चलते हैं। तो ये पूरा एक समरी टाइप का है कि थ्योरीज कैसे चलती हैं। जेम्स लेंस थ्योरी में इवेंट सब में हो रहा है, अराउजल सब में हो रहा है, ठीक है। पर जेम्स लेंस थ्योरी में इवेंट के बाद अराउजल हुआ, हमने इंटरप्रिटेशन किया कि मतलब हमें इमोशन फील हो रहा है। कैनन बार्ड में इवेंट हुआ, अराउजल इमोशन साथ में हो रहा है। स्कैटर सिंगर की थ्योरी को हम 2 तरीके से देखते हैं, इवेंट और अराउजल के बाद रीजनिंग कर रहे हैं तो इमोशन फील हो रहा है। और स्कैटर सिंगर की जो 2 फैक्टर थ्योरी जब हम कहते हैं तो उसमें इवेंट, अराउजल एंड कॉग्निटिव लेबल भी कर रहे हैं और देन इमोशन फील हो रहा है, तो भी ये वही थ्योरी है, ठीक है। तो इस थ्योरी का जो समरी है आप देख सकते हो कि जेम्स लैंज में बॉडीली रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं जो कि किस तरफ फ्लो कर रहा है, फिजियोलॉजिकल अराउजल की तरफ। और कैनन बार्ड में साइमल्टेनियस सिग्नल्स आ रहे हैं, ब्रेन और बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है साथ साथ। स्कैटर सिंगर में अराउजल कॉग्निटिव लेवल एक साथ चल रहे हैं, तभी हम इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं अराउजल इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इससे रिलेटेड कुछ MCQs मैंने क्लास में डिस्कस किए थे आपके, ये मैं स्लाइड करती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। ये MCQ नहीं